एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग। सब आज की क्लास है हमारी MSN बेस्ड होने वाली है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के रिगार्डिंग। तो बहुत सारी डिसीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि अलग अलग जगह अलग अलग एग्ज़ाम होने वाले हैं। MP ESB का पेपर है, गुजरात में एग्ज़ाम है अभी हाल फिलहाल में, UP SSC के थ्रू, OSSC RRB, सभी जगह अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अभी अपकमिंग टाइम में हम बात करें 25,000 से ज़्यादा है, जो कल की लाइव स्ट्रीमिंग में भी मैंने बताया था कि 25,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए 2025 में एग्ज़ाम होना है। नॉर्सेट भी होना है आपका। सभी जगह के लिए क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ जो भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि मेडिकल नर्सेज आपकी तीसरी बुक है जो आ चुकी है। तीसरी बुक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ANM MPHW या फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए, जिसमें आपको एज़ पर योर सिलेबस, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो आपके सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं वो साथ में 35 से ज़्यादा हैं जो आपके NHM ने अलग अलग जगह एग्ज़ाम करवाए हैं। ANM के OSSC ने करवाया है, केरला PSC ने, कर्नाटक ने, पंजाब ने। तो अलग अलग स्टेट वाइज जो भी एग्ज़ाम हुए, इवन अंडमान निकोबार से लेके जितने भी अभी तक ANM के पेपर हुए वो सब यहाँ पे आपको ऐड करके दिए गए हैं। पेपर सभी हिंदी इंग्लिश में हैं। और जो भी लोग रेलवे की बुक या कंप्लीट गाइड फॉर NHM एंड CHO लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि अभी तीनों बुक्स पर सीधा सीधा बहुत ज़्यादा ऑफर चल रहा है। 25, 30, 40% तक ऑफर चल रहा है सभी किताबों पर, फ्लिपकार्ट पर भी और डायरेक्ट ऑर्डर में भी। और जो भी लोग कंप्लीट गाइड फॉर NHM एंड CHO डायरेक्ट लेते हैं उनके लिए बुक है, और जिन्होंने पेपर लिए हैं पहले उनको सीधा सीधा आपको 100-150 तक का मार्जिन है जो दिया जाएगा, क्योंकि आप यदि ऑलरेडी पहले 200 पे कर चुके हैं तो आपको मे बी 150 तक का डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप डायरेक्ट में आपको थोड़ा कम पेमेंट लगेगा कंपेयर टू फ्लिपकार्ट के, तो जैसे में भी आप कंफर्टेबल हो। तीनों बुक्स अभी रिसेंट में फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट जाके बुक्स भी खरीद सकते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू भी ले सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इस वाली बुक की खासियत आपको ये है ANM MPHW की, यदि जो लोग CHO का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको जोड़ी मिलाओ प्रश्न या फिर आपके जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं, अलग अलग हेल्थ स्कीम है, प्रोग्राम है, हेल्थ एजेंसीज़ हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो सब यहाँ पे इस बुक में आपको ऐड किए गए हैं। तो जो भी लोग ये तीनों बुक्स भी एक साथ लेना चाहता है तीनों भी आप ले सकते हैं। आपको बुक्स है जो तीनों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। किसी भी बुक में रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, तीनों बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन है। तो आप बुक को जिस तरीके से लेना चाहते हैं ज़रूर लीजिए। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, और जो भी लोग MP ग्रुप 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए अभी PDF में बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। तो आप है जो पेपर्स ले सकते हैं, पूरे 17 पेपर हैं। साथ ही साथ पेपर्स के साथ में आपको सभी सॉल्व्ड आंसर की भी हैं, तो आपको पेपर हेल्पफुल रहेंगे। 17 पेपर मतलब आपके 1700 क्वेश्चन, और पूरे 17 पेपर आपको PDF फॉर्मेट में ओनली 150 रुपीज़ में अवेलेबल हैं, तो आप ले सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन इज रिफर्ड एज ब्लू ब्लोटर्स। इनमें से कौन सी डिसीज है जिसको ब्लू ब्लोटर्स कहा जाता है? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, एम्फाइसीमा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पर सभी में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इन सभी में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि कौन सी बीमारी को ब्लू ब्लोटर के नाम से जाना जाता है? ब्लू ब्लोटर्स। ब्लू ब्लोटर्स का मतलब होगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी तब एक कंडीशन। ब्लू ब्लोटर्स मतलब आपके साइनोसिस भी देखने को मिलेगा लिप्स में, हैंड में। और ये कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है जो होने लगे। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट ए है जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। क्या है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। और इसमें जनरली 4 डिफेक्ट होते हैं, 4 डिफेक्ट होते हैं टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में, जिसमें आपका बूट शेप्ड हार्ट भी दिखाई देता है। ये आपको एग्जाम में आता है, बूट शेप्ड हार्ट। इसका एक क्या है? क्लासिकल साइन है, कंडीशन है। इसमें क्या होगा? बूट शेप है जो हार्ट देखने को मिलेगा, जूते के शेप में जो बूट होते हैं उसके शेप में हार्ट देखने को मिलेगा। इसमें 4 कंडीशन इंक्लूडेड होती हैं। कौन सी 4? तो पहली होती है VSD,
VSD का मतलब क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। VSD फर्स्ट हो गई। दूसरी होती है ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा। क्या है? ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा। ये आपको एग्जाम में आती है इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्या है? पल्मोनरी स्टेनोसिस। एंड लास्ट होती है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। राइट, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है जो लास्ट होती है। तो ये 4 कंडीशन होती है। जूते के जैसा हार्ट देखने को मिलेगा जो बूट शेप्ड हार्ट होगा, और ये क्या है? कंजेनाइटल डिफेक्ट है। फिर आता है आपका एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा COPD में आपने पढ़ा है। तो एम्फाइसेमा के केस में क्या होगा? एम्फाइसेमा जो कि एक क्रोनिक लंग्स डिसीज है जिसमें आपकी एल्वियोलाई क्या होती है? एम्फाइसेमा में डायरेक्ट क्या होगा? एल्वियोलाई डैमेज होती हैं। क्या है? एल्वियोलाई आपकी डैमेज होंगी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लंबे समय तक, यदि आपको लंबे समय तक क्या है? रनिंग नोज हो रही है बहुत ज़्यादा, जो गाढ़ा म्यूकस आ रहा है, खांसी आ रही है, खांसी के साथ ब्लड भी आ रहा है लॉन्ग टर्म से, जो आपकी ब्रोंकाई है, जो पूरा पाइप ब्रोंकाई पाइप जो 2 पार्ट में जब डिवाइड होती हैं, जो आपकी ट्रैकिया है तो 2 हिस्सों में दोनों लंग्स में जाने डिवाइड होती है, वो पार्ट कहलाता है ब्रोंकाई। और जब उस ब्रोंकाई में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन लंबे टाइम से रहे तो वो क्या कहलाता है आपका? ब्लू ब्लोटर्स। ये देखिए 2 इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की और दूसरी है एम्फाइसेमा की। एम्फाइसेमा वालों को पिंक पफर कहा जाता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। आई होप सो कि दोनों इमेज आपको प्रॉपरली है जो शो हो रही हो। तो एम्फाइसेमा को क्या कहा जाता है? पिंक पफर। इसमें क्या होगा? डिस्निया, मिनिमल कफ, मतलब खांसी कम आएगी कंपेयर टू ब्रोंकाइटिस के, लेकिन पिंक स्किन होगी। लिप्स, मुंह से जब सांस लेंगे तो परस्यूड लिप ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। ज़्यादा जब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है तो मुंह से सांस लेने लगते हैं। बैरल चेस्ट है जो इसका क्लासिकल साइन है। एम्फाइसेमा और COPD वाले में जो चेस्ट है आगे की तरफ देखने को मिलेगा, बैरल चेस्ट इसको हम कहेंगे। और यहाँ पर क्या देखने को आपको मिल सकता है? टैकिपनिया भी देखने को मिल सकता है। और ये जो लोग दुबले पतले होते हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एम्फाइसेमा और पिंक पफर। अब आता है ब्लू ब्लोटर्स और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसको लंबे टाइम से, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय से खांसी आ रही हो, साथ में खांसी के साथ में क्या है? ब्लड आ रहा हो। हिमोप्टाइसिस मतलब स्पुटम के साथ ब्लड आ रहा हो। बहुत जल्दी है जो डिस्निया टाइप का फील होने लगे, सांस प्रॉपर नहीं लेंगे, हाइपोक्सेमिया के कारण साइनोसिस होगा। ब्लूइश टाइप पिंक ओट है जो सबसे पहले आपके पर्पलिश टाइप के देखने को मिलेंगे वो है। और ये जनरली जो हेल्दी पर्सन है, सॉरी हेल्दी नहीं, ओबीज है, मोटे लोग हैं, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है। एम्फाइसेमा में आपकी एल्वियोलाई ही क्या होंगी? डैमेज होंगी। एम्फाइसेमा में एल्वियोलाई डैमेज होंगी, लेकिन ब्रोंकाइटिस में ज़्यादा म्यूकस बनने के कारण जो आपका ब्रोंकाई है वो क्या होगी? स्वेलिंग होगी उसमें, एक्सेस म्यूकस बनने के कारण, और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। वाइटिस जुड़ गया तो मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सभी याद रखें। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट पूछे तो 4 इसके, एक तो एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, 4 डिफेक्ट इसमें कंबाइंड होते हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवर राइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। हार्ट का शेप है जो बूट शेप्ड देखने को मिलेगा। एम्फाइसेमा में एल्वियोलाई डैमेज होगी, जो COPD वाले हैं कंबाइंड होते हैं इसमें। फिर आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये ब्लू ब्लोटर्स के नाम से जाने जाते हैं। और एम्फाइसेमा को क्या कहा जाता है? पिंक बफलर। क्या है? पिंक बफलर, सॉरी पिंक पफर। नेक्स्ट वन, अनदर टर्म यूज्ड फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग। तो क्लस्टर सैम्पलिंग के लिए दूसरा टर्म क्या यूज़ किया जाता है? क्लस्टर मतलब सैम्पलिंग गुच्छे में, गुच्छे नहीं हम कहेंगे, ग्रुप में एक तरीके से होनी है वो। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्वेटा सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या फिर नेटवर्क सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग कब की जाती है? जब कुछ बड़े वे में एक, हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों को इकट्ठा सिलेक्ट करके उनके ऊपर पूरा सैंपल कलेक्ट करना है, डेटा वगैरह कलेक्ट करना है, वो ग्रुप में पर्सन लिए जाएंगे तो वो होगी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। क्या होगी?
वो कहलाती है हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। ये देखिए टाइप ऑफ सैम्पलिंग में सैम्पलिंग की अलग अलग मेथड होती हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में से जो डेटा आपको कलेक्ट करना है वो जो लोग आप चूज़ करेंगे वो सैंपल हो गए। अब जो यहाँ पर सैम्पलिंग की मेथड होती है होती है रैंडम। रैंडम मतलब सबको चांस दिया जाएगा। कोई रैंडम पर्सन है जो किसी ग्रुप के ले लिए जाएंगे, किसी भी स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए वो हो जाएगा। स्ट्रेटिफाइज में मतलब कि प्रोपोर्शन में लिए जाएंगे कि मेल कैटेगरी के अलग छोटे ग्रुप में होगा, एक तो ये मेल कैटेगरी अलग और फीमेल कैटेगरी को अलग करेंगे हम। सिस्टमेटिक में है जो एवरी नंबर इन द पॉपुलेशन इज गिवन अ नंबर। सिस्टमेटिक में क्या होगा कि जो भी लोग हैं वहाँ पर उन सबको बारी बारी से लाया जाएगा। नॉन रैंडम कन्वीनियंस सैम्पलिंग ईज ऑफ डेटा कलेक्शन। नॉन रैंडम में मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि रैंडम में जैसे हमने कहा कि इक्वल चांस मिलेगा सबको, क्या है इक्वल चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का। जैसे स्कूल का कोई एक ग्रुप है, वहाँ पे कुछ बच्चों में है जो किसी चीज़ में होशियार हैं, कोई बच्चे किसी चीज़ में होशियार हैं, तो उनमें यहाँ पर वो रैंडम सैम्पलिंग करवाई जाएगी। अब लेकिन नॉन रैंडम में होगा क्या कि कन्वेंशियल है, किसी को कुछ आए ना आए सबको यहाँ पे है जो यूज़ किया जा सकता है। तो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। बहुत सारे लोगों को एक ही कंबाइंड तरीके से है जो पहले सैम्पलिंग होगी, देन यहाँ पर यदि ज़रूरत पड़ी तो उनमें से भी कुछ लोग छांटे जाएंगे, तो वो सब यहाँ पे क्या आएगा आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में। नेक्स्ट वन इज sorry, in the case of patient diagnosed with preterm rupture of membrane, which statement best describe the appropriate nursing management? यदि किसी पर्सन की प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन समय से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है प्रेगनेंसी में, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो एज अ नर्स आप सबसे पहले फॉलो कर। प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, एक होता है प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब 20 हफ्ते के बाद ही जो हो जाए, तो यहाँ पर क्या प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है, मतलब 37 हफ्ते के पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, प्रीटर्म की बात की जा रही है। तो यहाँ पर प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुई है, तो जो बेस्ट टर्म आपका होगा ऑप्शन में इनकरेज एब्सोल्यूट बेड रेस्ट अंटिल द डिलीवरी, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, रिपोर्ट एनी फीवर इमीडिएटली, proceed with vaginal examination to assess cervical dilatation frequently, allow the patient to ambulate freely to promote comfort। ना तो पर्सन को आपके लिए डिलीवरी होने तक आप उसको बेड रेस्ट के लिए इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी फ्लूइड लीक होता है, ध्यान से सुनिए, जब भी एमनियोटिक फ्लूइड लीक होता है, मेम्ब्रेन रप्चर होती है, तो उसके साथ में इन्फेक्शन होने का रिस्क सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। इसीलिए यदि पॉसिबल है, यदि आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल हैं तो वहाँ पेशेंट को भेजेंगे, लेकिन यदि पर्सन का हॉस्पिटल में ही रह के रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का केस आपके पास आता है, तो यहाँ पर आपको इन्फेक्शन के लिए क्या करना है, मॉनिटर करना है कि पर्सन को किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या फीवर वगैरह तो नहीं आया है, क्योंकि यदि प्रीटर्म मेम्ब्रेन रप्चर हुई है तो उस फ्लूइड के कारण इन्फेक्शन होने का रिस्क भी ज़्यादा होगा। वो इन्फेक्शन होगा तो वो ओनली मदर को बस नहीं होगा, उस फ्लूइड के साथ वो इन्फेक्शन बच्चे को भी हो सकता है, जो गर्भ में बच्चा है, फीटस है, उसको भी इन्फेक्शन होगा। इसीलिए आपकी जो एज पर और फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनेगी, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन एंड रिपोर्ट एनी फीवर इमीडिएटली। ये देखिए जो मेम्ब्रेन रप्चर होगी तो एक होती है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो जनरली 28 वीक की प्रेगनेंसी के बाद है, जो कभी भी हो सकती है, लेकिन लेबर आने के पहले। दूसरा होता है प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये जनरली लेबर स्टार्ट होने के पहले होता है, 28 से 37 हफ्ते के बीच में होगा। तो इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी करवा सकते हैं। PPROM मतलब प्रीटर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, डिलीवरी करा सकते हैं, लेकिन प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए समय के पहले ही, 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी के पहले ही मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, तो ऐसे केस में बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई इन्फेक्शन का साइन वगैरह डेवलप तो नहीं हो रहा है, उसके लिए मॉनिटर करना है। यदि 28 से 37 वीक के बीच में है तो आप डिलीवरी उस दौरान है जो प्रीटर्म डिलीवरी करवा सकते हैं, लेकिन 28 के पहले ही हो जाए तो इन्फेक्शन होने के चांसेस तो दोनों केस में होंगे,
लेकिन 28 से 37 वीक के बीच वाले पीरियड में यदि होता है तो डिलीवरी करा के बच्चे को SNCU में शिफ्ट करके जो बच्चे की केयर की जा सकती है। लेकिन 28 हफ्ते के पहले बहुत ही ज़्यादा अर्ली टर्म हो जाएगा और इस दौरान होता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट वन इज अमंग द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट मैटरनल रिस्क फैक्टर फॉर एबनॉर्मल लेबर इज, तो इनमें से कौन सा जो एक फैक्टर होगा जो एज अ रिस्क फैक्टर होगा एबनॉर्मल लेबर के लिए। अ हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी, दूसरे में है एडवांस्ड मैटरनल एज विथ नो अदर कॉम्प्लिकेशन, फिर है मैटरनल ओबेसिटी लीडिंग टू सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग थ्रू आउट द लेबर। यहाँ पे देखिए मैटरनल रिस्क फैक्टर फॉर एबनॉर्मल लेबर की बात की जा रही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मैटरनल रिस्क फैक्टर फॉर एबनॉर्मल लेबर, तो माँ को कौन से रिस्क, यहाँ पर कौन से रिस्क फैक्टर है जो यदि एबनॉर्मल लेबर होता है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो पहले में क्या कहा गया है कि हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सक्सेसफुल वेजाइनल डिलीवरी, ए रिस्क फैक्टर में नहीं जाएगा। यदि प्रीवियस डिलीवरी है जो वेजाइनल नॉर्मल हुई है तो ये उतना रिस्क नहीं है। दूसरा एडवांस्ड मैटरनल एज विथ नो अदर कॉम्प्लिकेशन, माँ की उम्र क्या है एडवांस्ड, मतलब कि 21 साल हो सकती, 20 साल हो सकती, लेकिन कोई अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तीसरे में कहा है कि मैटरनल ओबेसिटी है, साथ में सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन भी है। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का मतलब होता है कि बच्चे का हेड बड़ा है, माँ के जो पेल्विस एरिया के थ्रू, जो पेल्विक बोन्स के थ्रू बच्चे को जाना है वहाँ से, तो ये कंडीशन नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लायक है ही नहीं। ये ऑलरेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आएगा। यदि CPD का केस है तो सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का केस है कि मैटरनल पेल्विस जो बोन्स हैं वो छोटी हैं कंपेयर टू बेबी का जो साइज बाहर आना है, जो एक वे बनाया जाना है उसके लिए, तो ये क्या है सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, ये ऑलरेडी हाई रिस्क में है। फिर कंटिन्यूस फीटल मॉनिटरिंग थ्रू आउट द लेबर, तो आपका ना तो A होगा, ना B होगा, ना D होगा, ये होगा आपका मैटरनल ओबेसिटी लीडिंग टू सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन में होगा क्या कि बेबी के हेड का जो साइज है टू लार्ज है, या तो हेड का साइज या बॉडी टू लार्ज है मदर के पेल्विस से, मतलब जो दोनों के बीच का रेशियो होना चाहिए वो नहीं है। तो इससे क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक कंडीशन ऑलरेडी और ऊपर से माँ क्या है ओबीज, ओबेसिटी है, मोटापा छाया हुआ है, और मोटापे के साथ साथ CPD का भी केस है, तो ये क्या होगा रिस्क फैक्टर ही होगा एक तरीके से। नेक्स्ट वन ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज दैट रिक्वायर इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन इज, तो इनमें से कौन सी ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी है जिसमें इमीडिएट सर्जरी करके बच्चे को बचाना होगा या माँ को बचाना होगा, दोनों में से दोनों को ही रिस्क रहेगा। मूवीज़ में आपने बहुत देखा होगा कि जच्चा बच्चा दो में से किसी एक को बचा सकते हैं, बट नाउअडेज एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हो गई हैं, सभी चीज़ें हैं, तो उतना दिक्कत नहीं होती यदि आप टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो। ऑप्शन में है आपको शोल्डर डिस्टोकिया ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी, यूट्राइन अटोनी लीडिंग टू पोस्टपार्टम हेमरेज, एब्रप्शन प्लेसेंटा विथ मैटरनल स्टेबिलिटी, प्लेसेंटा प्रीविया विथ पेनलेस ब्लीडिंग। चार ऑप्शन दिए हैं आपको, चारों लग रहा होगा कि बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी और एक्चुअल में है, लेकिन ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी की बात की जा रही है। क्या है ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा केस होगा जिसमें तुरंत है जो इमरजेंसी में सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर जो सर्जिकल नीड होगी तो सबसे पहले लास्ट ऑप्शन देखिए प्लेसेंटा प्रीविया विथ पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, ये है जो मेन कॉज होता है एंटीपार्टम हेमरेज के लिए, जिसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी वेजाइनल, बट दर्द फील नहीं होगा, लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है, ये मैनेजेबल है। ये क्या है मैनेजेबल है। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा विथ मैटरनल स्टेबिलिटी, माँ है जो ठीक ठाक है, प्लेसेंटा एब्रप्ट हो रहा है समय के पहले है जो छोड़ रहा है, जो अटैचमेंट है उसको दूर हो रहा है, तो वो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। यूट्राइन एटोनिसिटी लीडिंग टू पोस्टपार्टम हेमरेज, ये भी पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है फीटल एक्सपल्सन के बाद से लेके 6 वीक तक का पीरियड क्या कहलाता है परपीरियम पीरियड और पोस्टपार्टम पीरियड। अब इस दौरान यूट्राइन एटोनिसिटी मेन रीज़न होता है PPH के लिए कि 24 घंटे के अंदर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस के लिए।
लेकिन इमीडिएटली सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ेगी यदि शोल्डर डिस्टोकिया हो गया वेजाइनल डिलीवरी के दौरान। शोल्डर डिस्टोकिया का मतलब है कि बच्चे का एक शोल्डर में भी हेड बाहर आ रहा है, देखिए इस इमेज से इजीली समझेंगे, हेड बाहर आ रहा है बट बच्चे का एक जो शोल्डर है वो क्या हो गया, स्टक हो जाए। सुप्रा प्यूबिक प्रेशर और प्यूबिक बोन के यहाँ पर बच्चे का जो हेड है वो स्टक हो जाए, ओनली हेड बाहर आया है, तो बच्चे की ऐसे केस में डेथ भी हो सकती है। न्यूबॉर्न बेबी जन्म ले रहा है, पूरा कम्प्लीटली बाहर आने के पहले उसकी डेथ होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। और ऐसे केस में सर्जिकल मैनेजमेंट है जो सबसे पहले किया जाता है। क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है। यहाँ पर मदर का जो प्यूबिक बोन है, यहाँ पर बच्चे के स्टक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या है? स्टक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर बेबी का हेड बस बाहर आ जाएगा बट लेकिन हेड भी फुली नहीं, हाफ बाहर होगा। ऐसे केस में यदि शोल्डर ऑलरेडी स्टक हो जाए तो एक इमरजेंसी में सर्जरी के थ्रू बच्चे को बचाना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो ये क्या है कि इमरजेंसी सर्जिकल इंटरवेंशन में आएगा आपका शोल्डर डिस्टोकिया ड्यूरिंग द वेजाइनल डिलीवरी। अगला क्वेश्चन है, स्पाइडर एंजियोमा इज ऑल्सो नोन एज। स्पाइडर एंजियोमा मतलब यहाँ पर जो एक एंजियोमा की कंडीशन यदि डेवलप होती है, क्या है, एंजियोमा की कंडीशन डेवलप होती है तो उसमें जो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, एंजियोमा हेमेंजियोमा एक तरीके का स्मॉल ब्लड वेसल्स डायलेट होकर एक ट्यूमर टाइप का फॉर्म करेंगी, बिनाइन ट्यूमर टाइप का फॉर्म करेंगी, वो है। लेकिन स्पाइडर एंजियोमा की बात की जा रही, जैसे स्पाइडर अपना शेप बनाती हैं दैट उसी टाइप से यहाँ पे बनेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू जो बिनाइन ट्यूमर होगा। तो यहाँ पर वो क्या होगा, टेलेंजिएक्टेसिस, टोकोलाइसिस, टेकेसिस डिसीज या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक इन्फेक्शन है, तो यहाँ पर टोकोलाइटिक्स एजेंट होते हैं, ये होगा टेलेंजिएक्टेसिस। क्या है? टेलेंजिएक्टेसिस से देखिए हेमेंजियोमा और एंजियोमा की कंडीशन है जिसमें स्पाइडर शेप में जो पर्पल रेड टू पर्पल टाइप के मार्क हो रहे हैं आपकी स्किन पर, जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही, कैपिलरीज डायलेट हो रही हैं, तो स्किन के यहाँ पर एक क्या है आपका टेलेंजिएक्टेसिया और स्पाइडर एंजियोमा। क्या है? स्पाइडर एंजियोमा। और एक तरीके का है क्या है, बिनाइन ट्यूमर भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, जाइगोमैन सेल्स आर ऑल्सो नोन एज। जाइगोमैन सेल्स को और क्या कहा जाता है, क्लेरा सेल्स, चीप सेल्स, पेराइटल सेल, म्यूकोसल, नेक सेल्स, सब सेल्स आपने पढ़ी हैं। जाइगोमैन सेल्स, जाइगोमैन सेल्स को कहा जाता है चीप सेल्स। क्या है? चीप सेल्स, गैस्ट्रिक चीप सेल्स, पेप्टिक सेल और गैस्ट्रिक जाइगोमैनिक सेल, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेल्स है। ये क्या रिलीज करती हैं, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या है? पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज, साथ में रेनिन जो काइमोसिन है उसको भी रिलीज करने का काम करती हैं कुछ एनिमल्स में। किसमें? कुछ एनिमल में। बट ह्यूमन बीइंग में जाइगोमैन सेल्स क्या है, चीप सेल्स, गैस्ट्रिक सेल्स और पेप्टिक सेल, जो कि लाइपेज और पेप्सिनोजन को रिलीज करने का काम करती हैं। नेक्स्ट वन इज द ग्लैंड लोकेटेड इन द मीडिया एक्सटर्नल कैविटी एंटीरियर एंड अबव द हार्टिस। तो कौन सी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, मीडिया एक्सटर्नल कैविटी एंड एंटीरियर एंड अबव द हार्ट, हार्ट के ऊपर है बट मीडिया एक्सटर्नल कैविटी के एंटीरियर हिस्से में है, वो कौन सी ग्लैंड होगी, एड्रिनल, थाइमस, पिट्यूटरी या पिनियल। कौन सी ग्लैंड यहाँ पे होगी आपकी, तो पिनियल भी, ब्रेन, पिट्यूटरी भी आपके ब्रेन में ही है, हेड में है, ये हार्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। एड्रिनल आपकी क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड आप इसको कह सकते हैं। ये किडनी के ऊपर होगी, कहाँ पर, किडनी के ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर। अब बचती है आपकी थाइमस। थाइमस ग्लैंड की खासियत क्या होती है कि इसको हम एज ए लिम्फेटिक ऑर्गन में भी कंसीडर कर सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ग्लैंड जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक ग्लैंड डिसअपियर होते जाती है। जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ में एक ग्लैंड प्रॉपर विजिबल होगी, चाइल्ड एज में होगी, बट एडल्ट एज के आगे जाते जाते आपकी एक ग्लैंड है जो विजिबल नहीं होती है, चाहे एक्सरे कराओ या कुछ कराओ, जो श्रिंक हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो ग्लैंड है, क्या है, श्रिंक हो, वो एक ओनली ग्लैंड यही है, थाइमस ग्लैंड। क्या है, थाइमस ग्लैंड।
और यही ग्लैंड है जो मीडियास्टेनल कैविटी के एंटीरियर हिस्से लेकिन हार्ट के ऊपर सिचुएटेड होती है। देखिए आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये देखिए यहाँ पर, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो ग्लैंड आप देख रहे हैं मीडियास्टेनम, क्या है, मीडियास्टेनम जो एक ऐसा हिस्सा, स्टेनम जो आपने बोन पढ़ी है ब्रेस्ट बोन, वही वाला पोर्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंटीरियर मीडियास्टेनम के यहाँ पे कहा है, क्या है, एंटीरियर मीडियास्टेनम के यहाँ पर है, लेकिन हार्ट के जस्ट ऊपर है, हृदय के आपके ऊपर है। तो ओनली ग्लैंड क्या है आपकी, थाइमस ग्लैंड, क्या है, थाइमस ग्लैंड। यदि पूछें कहाँ होती है, यदि आपको मीडियास्टेनम न कहें तो आपको सीधा सीधा आप कहाँ कह सकते हैं, थोरेसिक कैविटी में, जहाँ पर आपके लंग्स हार्ट है जो रहेंगे रिब केज के अंदर, लेकिन ये क्या है आपके हार्ट के जस्ट ऊपर है। उम्र बढ़ने के साथ साथ एक ग्लैंड क्या हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज द एडिमा ग्रेडिंग इन विच द पिटिंग टेस्ट कॉज अ 6 mm पिट इज। एडिमा जो आपको स्वेलिंग होती है उसको एक ग्रेड दिया जाएगा यदि 6 mm तक का पिट बन गया। आपने स्किन प्रेस की, पिंच की, तो पिट करने के बाद जो पिटिंग टेस्ट किया जा रहा है तो कितने ग्रेड का होगा, यदि 6 mm तक का पिट बन जाए तो ग्रेड 4, 3, 2, 5 कितने mm में कंसीडर, कौन से ग्रेड में कंसीडर होगी यदि 6 mm तक का पिट बन गया तो यदि आप एडिमा को ग्रेड में कंसीडर करते हैं तो टोटल 4 हो जाएंगे, टोटल 4 ग्रेड होंगे। तो यहाँ पर 6 mm तक का पिट बनता है तो कितने पे आएगा, ये होगा 3 पर, कितने पर, ग्रेड 3। अब यहाँ से समझिए, आपको यहाँ से इजीली समझ में आएगा, जस्ट वेट, इज इट विजिबल। तो यहाँ पर ये देखिए एडिमा जो नॉर्मल फूड है हमारा, और जो यहाँ पर हम पिटिंग एडिमा स्वेलिंग वाले फूड को चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 4 स्टेज हैं, 1 ग्रेड 1, 2, 3, 4। यदि आपने स्किन को क्या किया, प्रेस किया, आफ्टर द प्रेस के बाद ओनली 2 mm तक का पिट बनता है, एक तरीके से हम गड्ढा कहेंगे, पिट बनेगा, उसको हम कंसीडर करेंगे ग्रेड 1 में। इसमें 1 में 2 mm तक ओनली डिप्रेस्ड होता है, जो बहुत रेयरली डिटेक्टेबल भी होता है, और तुरंत ही वापस से स्किन रिवर्ट आ जाएगी, तो वो किस में आएगा, ग्रेड 1 में। अब आता है ग्रेड 2, क्या है, ग्रेड 2। इसमें आपने स्किन पिंच करी और जो पिट है वो 3 से 4 mm तक का बन गया, 4 mm तक डीप चला गया, कुछ सेकंड लगेंगे स्किन को वापस वैसे आने में, तो ग्रेड 2 में कंसीडर होगा। ग्रेड 3 मतलब 5 से 6 mm तक, कितना, 5 से 6 mm तक डीप पिट बने, और जब आपने स्किन पिंच करी है उस दौरान वो स्किन वापस आने में 10-12 सेकंड तक का टाइम ले ले, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेड 3। याद रखें, 2 तक स्किन पिंच की आपने, तुरंत वापस आ गई तो ग्रेड 1। 3 से 4 mm तक का पिट बन गया आपके स्किन को प्रेस करने के दौरान, लेकिन कुछ सेकंड में वापस आ गई तो 2। ग्रेड 3 में आपने प्रेस किया, अपने थंब से प्रेस करने के बाद आफ्टर दैट थंब या कोई फिंगर से, तो 5 से 6 mm तक का गड्ढा बन गया, पिट बन गया, और वो 10 से 12 सेकंड का टाइम लेता है रिबाउंड वापस आने में, तो 3। जब बहुत ही डीप तक आपने प्रेस जैसे इन 3 स्टेज के लिए किया, चौथे में भी किया, लेकिन 8 mm तक चली गई स्किन अंदर को और वापस आने में 20 सेकंड से ज़्यादा का समय लग गया, मतलब कि ग्रेड 4 एडिमा। चारों का जो mm में साइज है, फर्स्ट को तो इवन डिटेक्टेबल भी नहीं होता, बट जल्दी से वेयरली डिटेक्ट ही हम कर पाते हैं, बट लेकिन चेक करके देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये 4 ग्रेड होंगे। ड्यूरेशन याद रखें, फर्स्ट सेकंड में जल्दी स्किन वापस आ जाएगी, थर्ड में कुछ समय लगेगा, और फोर्थ में थोड़ा 20 सेकंड तक का टाइम लग सकता है। नेक्स्ट वन इज ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। तो ब्लैक वाटर फीवर किससे होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, बोरेलिया बुर्गोफ्री, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस या फिर क्लोरेस्ट्रिडियम वेल्चाई। ब्लैक वाटर फीवर, आई थिंक मैंने क्वेश्चन आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था। ब्लैक वाटर फीवर के लिए, जो कि एक रेयरली
बट मलेरिया के थ्रू होने वाला कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। क्या है? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो माना जाता है। अब जो ब्लैक वाटर फीवर है, ब्लैक वाटर फीवर और मलेरिया हीमोग्लोबिन यूरिया, जो कि एक बहुत ही लेस कॉमन मतलब ना के बराबर होने वाला डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है मलेरिया का, और ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण होगा और इसके कारण मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। मतलब यदि हो जाए तो बचने के चांस कम रहते हैं। इसमें होगा क्या कि जो यूरिन है, क्या है, यूरिन का कलर या तो ब्लैक होगा या डार्क रेड होगा, ब्लैक होगा या डार्क रेड होगा, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया क्या, ब्लैक वाटर फीवर। नेक्स्ट वन इज in a medication chart of a patient it is written that syrup Dalcoflex 4 teaspoon HS, what is the frequency of administration। यदि किसी पर्सन को मेडिकेशन एडमिनिस्टर की जानी है तो उसके जो चार्ट, मेडिकेशन चार्ट, उसमें डल्कोफ्लेक्स 4 TSP HS लिखा गया है। मतलब आपको ये कैसी देनी है। डल्कोफ्लेक्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन होता है तो स्टूल को पास करने के लिए दी जाने वाली मेडिकेशन है, लैक्सेटिव एक तरीके से। तो यहाँ पर ओनली एट बेड टाइम होगा HS का मतलब, ओनली इन द मॉर्निंग, ओनली इन द इवनिंग, या फिर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो डल्कोफ्लेक्स हो गई, या फिर आपको यदि डल्कोफ्लेक्स की हम बात करें तो कब दी जाती है, जनरली नाइट में दी जाती है। कब दी जाती है? नाइट में। तो HS लिख के दिया है, मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि इस HS का मतलब है क्या। HS का मतलब है यहाँ पर बेड टाइम। क्या है? बेड टाइम। यदि यहाँ पर आपको बात करें कि जो एन्यूरेटिक है, मतलब यूरिन पास करने के लिए दिए जाने वाले एजेंट हैं, वो जनरली मॉर्निंग में दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? मॉर्निंग में दिए जाते हैं। जितने भी यूरिन पास आउट के लिए जो मेडिकेशन दी जाती है उनको नाइट में नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? ताकि पेशेंट की नींद है जो बार बार डिस्टर्ब ना हो। डल्कोफ्लेक्स को यदि देने के लिए कहा है और साथ में HS भी लिख दिया है तो ये बेड टाइम में बस देनी है। जिस भी मेडिकेशन के साथ में HS लिख दें तो ओनली एट द बेड टाइम। AC लिख दें बिफोर मील, PC मतलब आफ्टर मील, QD लिख दें मतलब वंस डेली, दिन में एक बार, DID मतलब दिन में 2 बार, सुबह शाम, TID मतलब थ्राइस अ डे, QD मतलब वंस डेली, दिन में एक ही बार बस। QID लिख रहे हैं तो 4 टाइम्स डेली, क्वार्टरली है यहाँ पर। और साथ में HS लिखें मतलब ओनली बेड टाइम में देना है। SOS लिख दें मतलब जब ज़रूरी हो तब देना है। क्लियर? तो एक क्या है, SOS या PRN लिखते हैं तो क्या है, जब ज़रूरत हो तब देनी है। NPO मतलब नील पर ओरल, तो यहाँ पर नथिंग बाय माउथ मतलब कुछ भी नहीं देना है। IM IV इन सब के आपको पता है। नेक्स्ट वन इज विच लैरेंजियल कार्टिलेज इज ऑल्सो नोन एज द कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। तो कौन से लैरेंजियल कार्टिलेज को सेंटोर्नी कहा जाता है? कार्टिलेज ऑफ सेंटोर्नी। थायरोकार्टिलेज, एरेक्टिनो कार्टिलेज, कार्निकुलेट कार्टिलेज या फिर सर्को कार्टिलेज। तो यहाँ पर कौन से कार्टिलेज हैं जिसको सेंटोर्नी कहा जाता है? लैरेंजियल कार्टिलेज हैं, कुछ पेयर में होते हैं, कुछ अनपेयर होते हैं। पेयर में रहने वाले यहाँ पर ये देखिए एटेनॉइड, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट कहलाते हैं। और जो अनपेयर्ड है मतलब सिंगल है, जैसे थायराइड ग्लैंड का थायराइड कार्टिलेज होगा, सर्कॉइड हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, ये सब क्या है, सिंगल कार्टिलेज है। लेरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। 3 पेयर में होते हैं, 3 अनपेयर होते हैं, ऐसे याद रखिए आप। तो जो यहाँ पे आपका पूछा सेंटोर्नी, सेंटोर्नी कौन सा कहलाता है? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। क्या है? कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। क्यूनिफॉर्म को ब्रिसबर्ग कहा जाता है, एग्जाम में आपको आ सकता है। यहाँ पर ये ऑलरेडी लिखा भी हुआ है। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज को, जो लैरेंजियल कार्टिलेज है, एक तो ये क्या है, पेयर में है, पेयर के साथ साथ इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिसबर्ग। याद रखिए नाम क्या है, ब्रिसबर्ग। नेक्स्ट वन, द डॉक्टर एडवाइज द इंजेक्शन ऑफ ट्रेक्सेना 250 mg IV टू अ पेशेंट। द अवेलेबल स्टॉक स्ट्रेंथ इज 500 mg पर 5 ml। What वॉल्यूम ऑफ ड्रग शुड द नर्स एडमिनिस्टर टू द पेशेंट। यदि किसी मरीज को ट्रेक्सेना देने के लिए कहा गया है, क्या है, ट्रेक्सेना देने के लिए कहा गया है। ट्रेक्सेना क्या है, ब्लीडिंग को ट्रीट करने वाली मेडिकेशन है। क्या है, ब्लीडिंग को ट्रीट करने वाली मेडिकेशन है।
मतलब यहाँ पर ब्लड क्लॉट बनाने के लिए यूज़ होने वाली मेडिकेशन है। 250 mg के लिए कहा गया है कि आपको पेशेंट को देना है, लेकिन आपके पास जो स्टॉक है उसमें कितना है 500 mg पर 5 ml, 5 ml में 500 mg है। मतलब आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ करेंगे मतलब 2.5 ml कर देंगे। 2.5 ml करेंगे तो पेशेंट को 250 mg यहाँ पे एडवाइस किया है। 5 ml में एक आप सिरप लीजिए, 5 ml लेते हैं आप सिरप। उस 5 ml में 500 mg मेडिकेशन है। जो अमाउंट है वो 5 ml है आपके पास, जो एक कैप में आप लेते हैं या सिरिंज में लेते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो 500 mg का है। अब 250 mg देना है आपको अपने पेशेंट के लिए, 250 mg देना है तो उसको हाफ कर देंगे, मतलब 2.5 ml दे देंगे। आपके ऑप्शन में होगा भी, ये आपके ऑप्शन में रहा डी, मतलब 2.5 ml आप दे देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ द फीटस विच इज देन कंप्रेस्ड बिटवीन मेम्ब्रेन्स एंड द यूट्राइन वॉल। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि यदि फीटस की इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है तो जो मेम्ब्रेन है, यूट्राइन वॉल है, सब क्या है कंप्रेस्ड हो जाएगा। जो भी कंसेप्सियस मटेरियल क्या है कंप्रेस हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, सिकुड़ जाएगा एक तरीके से। फीटस सेफेलोहेमेटोमा, फीटस सक्सीडेनम, फीटस मिटलचर्न या फिर फीटस पैप्रिकेसियस। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यदि इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाती है, बच्चे की गर्भ में ही डेथ हो जाती है, तो जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो सैक बनेगा, मेम्ब्रेन बनेगा, वो साथ में यूट्राइन वॉल सब क्या हो जाएंगी, कंप्रेस्ड हो जाएंगी। तो ये हेमेटोमा सक्सीडेनम हमने कई बार पढ़ा है, बच्चे के हेड में या तो फ्लूइड के एक्यूमुलेशन हो जाएगा ड्यूरिंग द बर्थ के टाइम पर कुछ इंजरी के कारण, वो सब है हेमेटोमा और सक्सीडेनम। ये मिटल्स का मतलब होता है कि ओव्यूलेटरी पेन, जब फीमेल में एग रिलीज होने वाला होता है तो इसको एग के टाइम पर, एग रिलीज होने के टाइम पर क्या होगा, पेन होता है, इसको क्या कहा जाता है, ओव्यूलेटरी पेन। ये कहलाएगा आपका फीटस पैप्रेसियस। क्या है, फीटस पैप्रेसियस। जब फीटल की डिमाइज हो जाए, फीटल की डेथ हो जाए यूट्रस में ही, या तो ये ट्विंस हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं, मेम्ब्रेन्स क्या हैं, सभी मेम्ब्रेन एक दूसरे में आके जैसे पेपर होता है उस टाइप से चिपक जाएंगी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कंप्रेस्ड हो जाएंगी। तो क्या है, फीटल पैप्रेसियस। मिटल जर्म्स का मतलब क्या होता है, ओव्यूलेटरी पेन। नाउअडेज जब भी मिड साइकिल पीरियड्स आने के बाद जो आपका एग रिलीज होना हो, तो उस दौरान थोड़ा बहुत आपको पेन लगेगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, वो है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पर, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग वाइटल स्टैटिक्स। तो इनमें से वाइटल स्टैटिक्स के लिए मेथड कौन सी नहीं है, रजिस्ट्रेशन मेथड, सेंसस एन्यूमरेशन, ऑपरेशनल रिसर्च मेथड या फिर एनालिटिकल मेथड। तो वाइटल स्टैटिक्स के लिए रजिस्ट्रेशन मेथड जो SRS सिस्टम में वो अपनाया जाता है, रजिस्ट्रेशन मेथड अपनाई जाती है। जो जनगणना के लिए सेंसस है वो भी किया जाएगा, एनालिटिकल मेथड्स भी अपनाई जाती हैं, लेकिन ऑपरेशनल रिसर्च मेथड का वाइटल स्टैटिक्स में कोई लेना देना नहीं होगा। ऑपरेशनल रिसर्च का वाइटल स्टैटिक्स में कोई लेना देना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज नोन एज। इसका आंसर आप लोग देंगे कि किसी भी पॉपुलेशन में से कुछ सबसेट सिलेक्ट करना सर्वे के थ्रू। यहाँ पर एक जनता है, जनता के बीच में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना, वो क्या है, सर्वे रिसर्च, रिप्रेजेंटेशन, ट्रायंगुलेशन या फिर सैम्पलिंग क्या कहलाएगा, प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज नोन एज। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी आपके डाउट वगैरह रह जाए आज की क्लास को लेके, तो आप लोग बेझिझक होके पूछ सकते हैं। जो भी लोग बुक्स या कुछ भी स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।